नमस्कार। 2 चरणों में बीजेपी की बत्ती गुल रही। अब तीसरे चरण में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। इस बार भी बीजेपी को लेकर वो स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा है जैसा स्पार्क दिखना चाहिए था। तो क्या कहता है ये तीसरा चरण, क्या कहता है अब तक का वोटिंग प्रतिशत, और क्या कहती है मोदी की बिगड़ी हुई भाषा, इन सबको समझने के लिए और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, नमस्कार। सीधा सा सवाल, आपको क्या लगता है कि ये अब तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है और ये तीसरा चरण किधर जा रहा है? पहला चरण, दूसरा चरण, बीजेपी के बैकफुट पे आना, 15-20 दिन बाद चुनाव आयोग के नए आंकड़े आना सामने, उसमें कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% का गैप होना, ये सारी चिंताजनक स्थिति है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं भाजपा को बैकफुट पे जाती दिखाई देती है। देखो प्रज्ञा, यदि अच्छा भाजपा प्रदर्शन कर रही है और भाजपा आश्वस्त है कि पूरा जनसमर्थन उनके साथ है, उनकी बहुत अच्छे काम किए, उसके रिजल्ट्स है, बेनिफिशियरीज है, सब कुछ सब ठीक है, तो फिर उन्हें जबरिया उम्मीदवार बिठाना नहीं पड़ते, सूरत इंदौर नहीं करना पड़ता, जगन्नाथपुरी का हादसा नहीं होता, उन्हें इनकम टैक्स की रेड करके विरोधी पार्टियों की पैसे नहीं जब्त करने होते। ये तो मैं मानता नहीं कि चुनाव में दूध के धुले होंगे सब। भारतीय जनता पार्टी पैसा जो खर्चा कर रही है उसमें तो क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन लोगों को वो नहीं दिखता। लेकिन ये वन साइडेड है, जहां सारी एजेंसियां, जहां सारी पुलिस, जहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जहां चुनाव आयोग खुद जब एक तरफा हो रहा है, इसके बावजूद भी बैकफुट पे क्यों है? अमेठी पे कल हुआ हमला, ये मैं उसी कड़ी में जोड़ता हूँ। ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट इसलिए है कि उन्हें ये पता पड़ गया है कि उनका कार्यकर्ता खुद ही नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है, जो एक वोट बैंक था उनका, संघ नाराज है, कई चीजें हैं। तो अभी तीसरा फेज है। तीसरे फेज के पहले प्रधानमंत्री नागपुर भी गए संगम गच्छामि करने, लेकिन वहां पे भी कुछ शरण दी नहीं गई। और लगातार अमित शाह कानपुर में उतर के डायरेक्ट वर्करों से बात करने लगे, मुख्यमंत्री को भी उन्होंने साइड को पटक दिया। तो ये तमाम चीजें जो है, जो बौखलाहट है, ये बार बार इसके तरफ इंगित करती है कि बीजेपी भी समझ गई है कि चीजें ठीक नहीं। अब आज हम तीसरे चरण का मतदान शुरू जी। है, अभी चल रहा है। तो जी। देखिए 94 सीट है, 12 राज्य है। जी। इसमें गुजरात तो पूरा का पूरा है, 25 सर, 25 सीटें 90 गुजरात की पूरी। 93 हो गई। हाँ, एक, हाँ, हाँ, एक एक तो एक हाँ, एक हाँ, एक तो गई है कहीं, मुझे लगता है बैतूल या कहीं कौन सी सीट है, जहाँ एक शायद अब अगले कुछ चरणों में उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो 93 में 12 राज्य में गुजरात तो पूरा का पूरा है, जी। 25 सीटों का। और ये गुजरात बहुत बड़ा हेडेक बन गया है बीजेपी के लिए। वो गुजरात जहाँ 35 साल से राम राज्य चल रहा है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिस मनमाने तरीके से सरकारी चला रहे हैं, वहां पे जब चाहे तो कैबिनेट बदल देते हैं। वहां पे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना गुजरात के चुनाव तक, ये मुख्य मकसद था बीजेपी का, क्योंकि गुजरात तो सर, में गुजरात आम तो आदमी पार्टी, अभेद्य किला कहा जाता है भाजपा का, फिर क्या कोई क्या दिक्कत अवैध हो गई? अवैध किला होता तो लोग चुनाव में टिकट वापस क्यों करते? अवैध किला होता तो वहां राजपूत रास्ते पे क्यों उतराते? कहाँ गया वो कसावट, जो लोहे का मैन विद द आयरन हैंड कहते थे, जो आयरन ग्रिप थी अमित शाह जी की, वो कहाँ चली गई? क्यों वहां विद्रोह हो रहा है? क्यों वहां आम आदमी पार्टी का परसेंटेज 12 तक पहुंचा था विधानसभा? तो कुल मिलाकर उन्हें एक आम आदमी पार्टी से बहुत डर था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीदवार भी उतारा, इंडिया गठबंधन के साथ भी है, तो उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल यदि गुजरात में घूम लेगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कम से कम एक बात तो कर ली कि तीसरे चरण तक अरविंद केजरीवाल को उन्होंने आने नहीं दिया। एक बात तो सफल है। तो गुजरात में 25 सीटें हैं, लेकिन 25 सीटों में भी कई सीटें ऐसी है, पहली बार गुजरात से खबरें आ रही है कि कम से कम 4 या 5 सीटें जो है फंसी हुई है बीजेपी की, जिसमें आम आदमी पार्टी की भी सीट निकल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अमर सिंह चौधरी जो वहां पे मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे लड़ रहे हैं, डॉक्टर,
वो भी निकल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसी कम से कम 4 या 5 सीटें हैं। लेकिन 5 सीटों का नुकसान वाली बात नहीं है। गुजरात से 5 सीटें जाना ये बड़ा एक मतलब एक राज्य हारने जैसा बीजेपी के लिए, खासकर बिल्कुल। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा। हम्म। उसके बाद मध्य प्रदेश में 8 सीटें हैं जी। और मध्य प्रदेश की 8 सीटों में भी गुना की भी सीट है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, विदिशा है, शिवराज जहाँ लड़ रहा है और राजगढ़ जहाँ दिग्गी राजा लड़ रहे हैं। तो ये 3 हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इसमें दिग्गी राजा की निकल जाएगी, शिवराज निकाल देंगे वहां पे। लेकिन इन 8 सीटों में यदि मैं देखूं कि मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, सागर है, विदिशा है, इन 60 सीटों में कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी फंसी हुई है। ग्वालियर में फंसी है, मुरैना में फंसी है, राजगढ़ में राजा निकाल देगा और ये 2-3 सीटें फंसना अभी बीजेपी के लिए तकलीफ वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 28 से 29 सीटें उनके पास थी, सिर्फ एक कमलनाथ की छोड़ा तो। ये थर्ड फेज में भी मध्य प्रदेश पूरा के पूरा स्वीप नहीं करने जा रहा है, यहाँ पे भी तकलीफ है। फिर बिहार में 5 सीटें हैं। बिहार की 5 सीटें यदि हम देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार में बिहार की भी सीटें बताता हूँ, लेकिन हाँ गुजरात की जो मैंने 3-4 सीटें बताई उसमें बनासकांठा है, पाटन है, हाँ। साबरकांठा है, जामनगर है, आनंद है, वलसाड़ है, भरूच है। ये सीटें फंसी हुई है इतनी, इनमें से 2-3 सीट भी निकल जाएगी तो खेल हो जाएगा। फिर उसके बाद बिहार में 5 है, छत्तीसगढ़ में 7 है। छत्तीसगढ़ का जो दूसरा चरण है वो 7 सीटों का है। इसके पहले 4 हो चुकी है, तो छत्तीसगढ़ भी निपट जाएगा इस चुनाव में। हाँ। अब इसमें रायपुर, सरगुजा, कोरबा, छापा, जांजगीर, महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर और इसमें भी इस बार स्वयं स्पीकर जो थे उनकी पत्नी वो लड़ रही है, ज्योत्सना, और सामने पांडे जी है, वो भी महिला है। ये दोनों किस्मत, एक तरफ भाभी एक तरफ दीदी, ये किस्मत आजमा रहे हैं। तो उसमें वो भी ये सीट फंसी हुई है। महासमुंद में ताम्रकर साहू है और वहां साहू समाज 5 लाख वोट है और बीजेपी ने दूसरे साहू को देने के बजाय एक ट्राइबल को दिया वहां पे। वो सीट भी मतलब कांग्रेस निकाल दे तो आश्चर्य नहीं होगा। फिर राजगढ़, बिलासपुर तो ये बीजेपी का गढ़ है, वो तो निकाल लेंगे। रायपुर में ब्रिज मोहन अग्रवाल लड़ रहे हैं। वो सवाल जीत का नहीं है, सवाल है कि रिकॉर्ड जीत का कितना होगा। कोई बोलता है 5 लाख, कोई बोलता है 6 लाख, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में यदि बीजेपी का सबसे ताकतवर नेता कोई है तो ब्रिजमोहन अग्रवाल है। लेकिन अग्रवाल समाज के होने की वजह से मुख्यमंत्री पद कभी मिल नहीं सकता, या तो उनको ओबीसी होना होता है या फिर ट्राइबल होना होता है। तो एक ये भी है कि उनको जबरिया वहां पे मंत्री बना तो दिया था कैबिनेट का, लेकिन उनको दिल्ली में लाके डंप करेंगे या दिल्ली में उनका उपयोग करेंगे तो बाद में बता देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की भी स्थिति यही है। उसके बाद यदि मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक का ऊपरी एरिया इस बार, आधा कर्नाटक पिछली बार निपट गया था और ये आधा कर्नाटक है बाकी बचा। इसका मतलब कर्नाटक भी खत्म हो जाएगा तीसरे चरण में। और ये चरण जो है इसमें बेलगाम भी है, ये बीजापुर, ये बीजेपी का गढ़ रहे हुए क्षेत्र है। लेकिन पिछले विधानसभा में यहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने मार खाया। शिमोगा में तो बीजेपी के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सीधा टक्कर दे रहे हैं येदुरप्पा के ही बेटे को, तो वहां विद्रोह भी बहुत है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पे करीब करीब पिछली बार तो कांग्रेस को वहां पे ज्यादा ये नहीं मिला था, लेकिन विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसको मद्देनजर रखते हुए और खासकर विधानसभा में जो प्रॉमिस किए हुए 5 गारंटियां वो इतनी जल्दी लागू की उन्होंने कि वहां पे अब इन जो आधी सीटें हैं इसमें, ये आधी में से कम पिछली बार तो कांग्रेस बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार वो रिवर्स हो जाए तो आश्चर्य नहीं। जितनी बीजेपी को मिली थी उतने कांग्रेस ले जाए, तो क्योंकि अभी अच्छा। पिछला हाँ, क्योंकि वहां इनफाइट बहुत है। वहां बीजेपी में येदुरप्पा वर्सेस रेस्ट बीजेपी ये हो गया है और केंद्रीय दल ने कभी येदुरप्पा पे हाथ रखा, कभी दूसरों पे हाथ रखा, तो वो लड़ाई कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इसलिए तीसरे फेज में जो कर्नाटक हम बोल रहे हैं, तो कर्नाटक में भी 14 सीटों में मुझे लगता है कि
बहुत बड़ा गड्ढा बीजेपी को मिलेगा। और जिस तरीके से भाजपा नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, उसका वो असर अभी कुछ। कार्ड चल ही नहीं रहा, वो कार्ड चल ही नहीं रहा, हम्म, वो कार्ड चल नहीं रहा है। गांधी परिवार को गाली देने का कार्ड नहीं चल रहा है। हम्म, आप 10 साल आपने क्या किया जो आप 2047 का टारगेट दे रहे हो हमको? उसके बाद आप आइए, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं और ये भी बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। अब बारामती है इसमें, हम्म, इसमें सांगली, सातारा, कोल्हापुर, हातकंगले, सोलापुर, हम्म, अ, ये जो सीटें हैं, ये पश्चिमी महाराष्ट्र की सीटें, यदि मैं कहूँ वेस्टर्न महाराष्ट्र, जहाँ शरद पवार का बोलबाला होता था। वहां पे बारामती में स्वयं सुप्रिया सुळे वर्सेस अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ रही है। सबसे हाई प्रोफाइल हम्म, सीट है वहां पे। सीट है ये। वहां सुप्रिया, मुझे सुप्रिया निकलती हुई दिखाई देती है। अच्छा। उसके बाद म्हाडा में भी वहां पे इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। सांगली में भयानक झगड़े चल रहे हैं क्योंकि वो सीट गई शिवसेना को, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार बागी है। वो बागी इतना तेज है कि वो बागी जीत जाए तो भी इंडिया गठबंधन को सीट जाएगी, इसे हम मान लेंगे। सातारा में और कोल्हापुर, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत इमोशनल जगह है। छत्रपति शिवाजी महाराज, खासकर संभाजी की मृत्यु के बाद, संभाजी की एक बेटा संभाजी का, ये मुगलों के कैद में था, संभाजी की पत्नी और बेटा। तो फिर संभाजी के दूसरे जो स्टेप ब्रदर थे, उनको राजा बनाया गया, क्योंकि वैसा राजा बनने का अधिकार तो संभाजी के बेटे का था। लेकिन फिर वो मुगलों के कैद में था, तो गद्दी पे कोई तो बैठेगा। तो उसके बाद फिर उनके बेटे बैठे। इसी के बीच में संभाजी के बेटे को छोड़ दिया गया। वो जब वापस आ गए तो महाराष्ट्र ने अपने छत्रपति का स्वागत किया। तो महाराष्ट्र में पहली बार मराठा साम्राज्य डिवाइड हुआ, कोल्हापुर और सातारा। तो कोल्हापुर में बड़े महाराज, सातारा में छोटे महाराज। और इस चुनाव में दोनों महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। सातारा का जो है उदयराजे, वो भोसले, वो लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और कोल्हापुर के जो शाहू महाराज है, वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे कांग्रेस हैं। से। यहाँ पे सातारा में उदय जी पिछली बार भी चुनाव हार गए थे एनसीपी के उम्मीदवार से। इस बार भी स्थिति कोई खास बताई नहीं जाती। कोल्हापुर शाहू महाराज सीट आराम से निकाल लेंगे। हथकंगले में इतना एंटी इनकम्बेंसी है, वहां धैर्यशील माने हैं, वो चुनाव हार रहे हैं वहां पे। सोलापुर में सुशील कुमार सिंधी की बेटी निकल जाएगी। और फिर उसके बाद 2 सीटें रायगढ़ और रत्नागिरी कोकण की है, जहां रत्नागिरी में नारायण राणे लड़ रहे हैं। लेकिन नारायण राणे वहां हारते नजर आ रहे हैं। और रायगढ़ में सुनील तटकरे एक हाई प्रोफाइल थे, पिछली बार बहुत कम मतों से जीते थे। इस बार गीते और पूरा शिवसेना, क्योंकि शिवसेना स्प्लिट हुई, उसमें मतदाता उद्धव के साथ है, खासकर कोकण का, वहां उनको एज आता रहता है। फिर एक मराठवाड़ा रीजन है महाराष्ट्र में, जो निजामुद्दीन और हैदराबाद को लग के था। वहां की 3 सीटें है, उस्मानाबाद, लातूर, ये 2 सीटें सॉरी वहां की है। तो उस्मानाबाद जो है वो अब उसका नाम धाराशिव किया गया है। तो बड़ा मुश्किल होता है, धाराशिव बोला तो लोगों को क्लिक नहीं होता। और लातूर, लातूर और धाराशिव, ये दोनों सीटें आज की डेट में काफी आगे है महाविकास आघाड़ी। तो इस चरण में जो महाराष्ट्र की करीब करीब 8 सीटें है, सॉरी 11 सीटें है महाराष्ट्र की, उन 11 में से एक आध सीट यदि निकल जाए बीजेपी के लिए, तो बीजेपी की किस्मत। ये स्थिति वहां सर, पे लोग है। कह रहे हैं कि पूनम महाजन का टिकट आरएसएस की मर्जी के खिलाफ काट दिया और इस वजह से आरएसएस बहुत नरेंद्र ज्यादा मोदी जी नाराज के भी है खिलाफ, बीजेपी मैं से। अंदर की बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी काट दिया। अच्छा। मोदी जी उनको टिकट देना चाहते, पूनम महाजन ये को। मैं तुम्हें बहुत अंदर की खबर बता रहा हूँ। हम्म। तो लेकिन अमित शाह जी ने काट दिया। मोदी के कहने पे भी नहीं चल रही क्या भाजपा? मोदी जी के कहने पर भाजपा चलना काफी बंद हो गया। 7 अप्रैल को जब आनंदीबेन पटेल, जो आपकी गवर्नर है, जब उनकी बेटी पे इनकम टैक्स की रेड हो गई, उसी दिन समझ में आ गया कि सत्ता और संगठन दोनों पे अब अमित शाह जी हावी है। तो ये भी कहा जा रहा है सर, जो बैकफुट पर दिख रही है तीसरे चरण में बीजेपी, इसमें एक आरएसएस फैक्टर भी बहुत मजबूत फैक्टर पहले है। 2 चरणों में भी आरएसएस फैक्टर बहुत मजबूत था। वेस्ट बंगाल में 4 सीटें हैं और यूपी में 10 सीटें हैं। यूपी की सीटें तो मुझे लगता है तुम अच्छी तरह से जान सकती हो। यूपी में
जो फिर है भी सर सीट। उत्तर प्रदेश में आपका अनुमान क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में 10। देखिए, उत्तर प्रदेश हाँ, में पिछली बार 8 सीटें संभल भाजपा के खाते में गई संभल थी इन 10 में से। संभल संभल मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। जियाउर रहमान है वहां पे, वो शफीरुर रहमान के शफीकुर रहमान पोते के हैं, वर्ग के। पोते हैं। हाँ। हाँ हाँ, तो नवाज से तो मुझे लगता है उनको आ जाएगी। हाथरस में वाल्मीकि स्ट्रांग है, बीजेपी की सीट स्ट्रांग है। आगरा भी बीजेपी स्ट्रांग है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में बीजेपी बैकफुट पे दिखाई देती है। फिरोजाबाद में राम गोपाल के बेटे ही लड़ रहे हैं, पैसा भी बहुत फेंका गया है, तो वो सीट निकल गई तो आश्चर्य नहीं होगा। अक्षय मैनपुरी में यादव। डिम्पल यादव निकल जाएगी। हम्म। एटा में भी मुझे लगता है कि स्थिति बीजेपी की डावाडोल है। बदायूं में शिवपाल का इंटरेस्ट है, तो वहां पे वो सीट निकलती हुई दिखाई देती है। फिर आंवला और बरेली में बड़ी कांटे की टक्कर है अभी फिलहाल। और ये आंवला और बरेली मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए भी कांटे की टक्कर इसलिए हो गया है कि कुछ स्थापित नेताओं को जब आप नजरअंदाज करते हैं तो उनका एक वोट बैंक होता है, और स्थापित नेताओं का जब वोट बैंक उनसे लोग इमोशनली जुड़े होते हैं, उनका एक कार्यकर्ताओं का बैंक होता है। तो यदि आपने स्थापित नेता को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वो एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी बिगाड़ देता है। उसमें से आंवला और बरेली इसीलिए ज्यादा परेशानी का सबब बन रही है मुझे लगता है। ये ओवरऑल मुझे लगता है, तो ये पिछली बार आपने कितना कहा था थर्ड फेज में बीजेपी के पास? 8 भाजपा के पास थी, 10 में से 8। 10 में से 8 भाजपा के पास थी। इसमें से यदि भाजपा 4-5 और खो, मुझे लगता है भाजपा इसमें से 4-5 खो दे तो आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा। हाँ, भाजपा के लिए अभी प्रज्ञा जी मुझे गेन करती हुई कोई सीट दिखाई नहीं। अच्छा भाजपा ने सर, जो पिछली बार एक मैसेज बहुत क्लियर चला गया है, और बीजेपी के खुद के नेताओं ने ये मैसेज बहुत क्लियरली दे दिया है कि 400 सीटें इन्हें संविधान बदलने के लिए चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने वाली बात सुनकर दलित वोटर जो है वो क्या बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है? बीजेपी के खिलाफ दलित वोट पर पूरा देश में कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना घूम रहा हूँ, और दलित वोटर एक ही कहता है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहन करेंगे। प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ रहा है, लेकिन लोग समझते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी हालत में जीते जी ये बदलने नहीं दूंगा संविधान, लेकिन जो संविधान बदलने की बात करता है, जो संविधान बदलने की बात करता है, वो आपके स्टेज पे बैठा रहता है। भाई, जो संविधान बदलने की बात करे तो पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने पार्टी की सही मनीषा बता दी। पार्टी क्या चाहती है ये उनके मुंह से निकल गया। अब आप चुनाव का समय देखते हुए आपको आंबेडकर बीजेपी प्रिय लग रहे हैं, मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता इनका। ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पे लोग नहीं आए, इसलिए उनको रामद्रोही, सनातन धर्मद्रोही, देशद्रोही, परंपरा द्रोही, संस्कृति द्रोही मानते हैं। फिर बाबा साहब का नाम किस मुंह से लेते हैं आप? क्योंकि बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकारा था, जो प्रतिज्ञाएं ली थी 22, उसमें पहली प्रतिज्ञा यही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। गौरी गणेश जैसे देवताओं को मानूंगा, नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। और राम और श्री कृष्ण को नहीं मानूंगा और पूजा करूंगा, ना पूजा करूंगा। उन्हें कहा कि मैं मानता ही नहीं कि भगवान का अवतार होता है, और गौतम बुद्ध को भी अवतार नहीं मानते। फिर भी सर मोदी ध्रुवीकरण करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो राम को नहीं मानते उसके नाम से आप वोट मांग रहे हो, और जो प्राण प्रतिष्ठा वाले आपके निजी, एक आपने जो बड़ा इतना पार्टी का आयोजन किया था, उसमें यदि विपक्ष नहीं आया तो उनको राम विरोधी कहते हो। ये आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? लेकिन मोदी जी बहुत ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछला वाला प्रदर्शन दोहराएगी भाजपा? पिछली बार तो 62 लेकर गई थी, इस बार कितने का अनुमान लगाए मोटा मोटा? इस बार बीजेपी वाले खुद ही कह रहे हैं कि 50 भी आ जाए तो इज्जत बच जाएगी। सर ये तो 80 की बात कर रहे हैं। नहीं, बात करने में किसने थोड़ी जीएसटी थोड़ी लगता है प्रज्ञा जी, बात करने में। बात तो 400 पार की कर रहे हैं। कहां से? पाकिस्तान बांग्लादेश इधर उधर से लाएंगे क्या?
दक्षिण भारत में तो है ही नहीं है। क्या दक्षिण भारत भारत का हिस्सा नहीं है? मोदी जी तो वोट जिहाद की भी बात कर रहे हैं सर। ये वोट जिहाद कौन सी बला है सर? वोट जिहाद यही है कि मैंने क्या कहा, सिवाय पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, झटका, हलाल, इसके सिवा ट्रिपल तलाक, इसके सिवा क्या है इनके पास बोलने के लिए? 10 साल की उपलब्धियां गिनवाएं तो राम मंदिर आता है, जो इनकी उपलब्धि नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने करवाया। फिर 370 कहते हैं, जिसको देश को मूर्ख बना रहे हैं। 370 हटी थोड़ी है, 370 आज भी संविधान में है। 370 का एक क्लॉज हटा है, बी, और अभी तक 370 पे 37 बार क्लॉज हटे हैं। लेकिन जिन जिन सरकारों ने क्लॉज हटे, उन्होंने उसका मार्केटिंग नहीं किया। धीरे 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 करते करते वो 370 खोखला हो गया, तो कुछ नहीं बचा था उसमें। एक लैंड एक्विजिशन का मामला था, वो उन्होंने करवा दिया कि अब बाहर का आदमी लैंड खरीद सकता है। लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट है। कल इनकी विधानसभा वहां जब चालू हो जाएगी तो वो फिर एक कानून पारित कर देंगे कि हमारे यहाँ लैंड खरीद नहीं कर सकता। तो वैसा उत्तराखंड ने कर लिया है, हिमाचल ने कर लिया है। तो 370 के मायने जो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो प्रोटेक्शन तो हिमाचल और तेलंगाना, सॉरी, उत्तराखंड में भी मिल रहा है। तो क्या उत्तराखंड में भी 370 लागू है क्या? ये लोगों को समझने की बात है। 370 के मायने क्या है, लोग बताएं तो अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं रही है भाजपा, मतलब सवाल ही नहीं उठता, कहीं से कहीं तक नहीं। बल्कि खोने ही वाली है। अगर आपके अनुमान अनुसार अगर हम इनको लगातार खोना है और बहुत स्पीड से खो रहे हैं। 65 साल में कांग्रेस का जितना भगवाकरण हुआ, कांग्रेस का पिछले 65 साल में शैने शैने भगवाकरण हुआ। कांग्रेस अपना फोकस छोड़ चुकी, सत्ता में रहने के लिए लगातार कॉम्प्रोमाइज और गठबंधन करती रही। वो बीजेपी ने 2014 2024 के 10 साल में कर दिया। और आज पूर्ण रूप से बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस युक्त बीजेपी। हाँ सर, एक बात और है, कांग्रेस से याद आया, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, राहुल गांधी को वोट मत दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान कर रहा है। राहुल गांधी को वोट मत दीजिए क्योंकि कांग्रेस आपसे मंगलसूत्र छीन लेगी। कांग्रेस को वोट मत दीजिए क्योंकि भैंस छीन लेगी। मेरे पास प्रज्ञा जी ऐसे 10 स्टेटमेंट है। जिसने राहुल गांधी की तारीफ की वो तो एक मंत्री है मात्र, जो मंत्री था, एक्स मिनिस्टर। लेकिन मोदी जी जो रीजन गिना रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, उनकी ये बात आम आदमी सीरियस ले रहा है क्या? मैं ये समझना चाह रही हूँ। नहीं ले रहा है ना। मोदी जी की तारीफ तो बहुत लोगों ने की पाकिस्तान के। सीरीज है। इमरान खान ने कहा कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो इसका मतलब पाकिस्तान खुश होता है जब मोदी जाते हैं। आज राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के आदमी है। एक समय जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के लिए कहते थे कि यदि यहाँ बीजेपी चुनाव हार गई तो फटाके पाकिस्तान में फूटेंगे। मतलब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ये पाकिस्तानी पार्टियां हैं। उनको बगैर पाकिस्तान लाए, हिंदू मुसलमान किए, वो चुनाव में उतर ही नहीं सकते। लेकिन अभी तक तो इसका असर होता हुआ दिखा है सर। अब तो मोदी खुलकर बोल रहे हैं कि वोट जिहाद एक तरफ लोग कर रहे हैं, मतलब खुलकर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मुसलमान मुझे वोट नहीं कर रहा है, तो हिंदुओं जागो, तुम देखो कि तुम्हें किसको वोट करना है। तो नहीं तो असर पहले तो देखने को मिला। अब हिंदुओं ने क्या किया? हिंदू भी तो देख रहा है। 10 साल को हिंदुत्व के नाम से वोट दिया। आपने क्या किया? 2 उद्योगपतियों की तिजोरी भरी। आपने क्या किया? आप अपने तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं। आपने किस आम आदमी की बात की? क्या किसानों की कभी बात की आपने? 6,000 की भीख देते हो साल में और कहते हो कि मैंने किसानों का भला किया।
आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आज बच्चे बेरोजगार क्यों हैं? एक छोटे पोस्ट के लिए इंजीनियर और एमबीए के लड़के क्यों अप्लाई करते हैं? 10 पोस्ट के लिए लाखों एप्लीकेशंस क्यों आते हैं? ये बेरोजगारी नहीं तो क्या है? रुपया कहाँ जा रहा है? रुपए की कीमत कितने नीचे आ रही है? चाइना अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है, अपनी जमीन कब्जा करके बैठा है। आप कहते हो कि लगातार बातचीत चल रही है, हम पूरी जमीन लेने नहीं देंगे। अरे वो बैठ गया लेके, कब तक कहोगे? इन बातों किस का असर फ्रंट सर पे? जमीन पर होता है, मतलब वोटर्स में? यकीनन होता है। देखिए वोटर क्या होता है, घर की महिला अपनी थाली देखती है, उसका बजट बिगड़ गया है और वो कुछ कंट्रोल में आने की स्थिति नहीं दिखाई देती। इसलिए आप कब तक 10 साल के बाद भी आप ये कहोगे कि राहुल गांधी और इनका परिवार और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था? कब तक इतिहास बताते जाओ? आपने जो 10 साल में इतिहास रचा है वो तो बताओ लोगों को। 700 किसान मर गए, पुलवामा होने दिया, चाइना घुस गया, जीएसटी फेल हो गया, नोटबंदी का अभी तक दर्द लोग झेल रहे हैं, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, आपने किए हुए वादे चुनावी जुमले साबित हुए हैं। सारे भ्रष्ट लोग आपने बीजेपी में लेके भ्रष्ट प्रकोष्ठ तैयार किया है। व्याभिचारियों को आप साथ देते हैं। ये क्या है? क्या महिलाओं की इज्जत सिर्फ उसी राज्य में होती है जहां विपक्षी सरकारें हैं? क्योंकि वहां किसी की इज्जत साथ खिलवाड़ हो जाता तो प्रधानमंत्री पहुंच जाती उनके घर सांत्वना देने। लेकिन बीजेपी शासित राज्य में ये खुलेआम हो रहा है। एक स्टैलिन ने कहा सनातन धर्म डेंगू है, इसको मारना चाहिए मच्छर जैसा। तो आपने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी माफी मांगे, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं आप। तो आज रेवन्ना ने जो व्यभिचार किया और व्यभिचार का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा दिया, इतना बड़ा काम किया उसने। मोदी जी उनके लिए वोट मांग रहे थे, उनको नहीं मोदी जी बोलते कि उनके वो लिए भाग वोट गए। मांग रहे थे तो फिर उसी अंदाज से मोदी जी को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए उसके लिए। तो गृह मंत्री बोलते उसने मोदी जी क्या करेंगे, वो तो हमारा घटक दल है, हमको तो नहीं मालूम था ऐसा था वो। लेकिन फिर भी प्रज्ञा जी, जनता दल सेक्युलर में थोड़ी तमीज है। एचडी देवगौड़ा ने जब देखा अपना नाती वाहियात निकला तो तुरंत पार्टी से निकाल दिया। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को निकालने की औकात है इन लोगों की? क्या मणिपुर की सरकार बर्खास्त करने की औकात है इन लोगों की? लेकिन सर एक चीज है, अमित शाह चुनाव संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह इस चुनाव को संभालने के लिए 2 बार लखनऊ रुके, और 2 बार लखनऊ रुके तो उसके बाद मायावती जी ने 2 टिकट बदल दिए अपने। तो क्या लग रहा है सर, कहा जा रहा है कि बीजेपी पहले दूसरे चरण में बुरी तरह हार रही है और वो हार को देख करके अब अमित शाह 2 दिन लखनऊ रुके हैं रणनीति बनाने के तो लिए। जो आप अब अभी आज बता तीसरा रहे थे चरण कि चल रहा है। मायावती जी ने जो आपने कहा कि सीटें बदल दी है, 2 दो दिन में टिकट, हाँ, रुके, 2 जौनपुर टिकट बस्ती। बदल दिए है, जौनपुर बस्ती बदल दिए है, इसके मायने क्या है? आप चुनाव नहीं जीत रहे। जौनपुर में आप तीसरे नंबर पे थे। जौनपुर की सीट निकालने के लिए आपको विपक्ष का वोट डिवाइड करना पड़ रहा है। इसका मतलब जनमानस आपके साथ नहीं है। इसका मतलब जनमानस पे आपकी पकड़ खत्म हो चुकी है। आप एक नौटंकी करके या ये कुछ फ्रॉड सिस्टम करके आप चुनाव जीत रहे हैं और कहते हैं कि पूरा देश हमारे साथ है। कहां से साथ है? देश साथ है तो जौनपुर देश में नहीं है क्या? तो कहती जौनपुर की जनता जीतवा देगी, हमने भेज दिया है कैंडिडेट हमारा। क्यों ये सब करवाना पड़ रहा है? आप भी समझती है और जनता इससे बहुत अच्छी तरह समझती जी। तो सर 400 सीटों वाली बात और संविधान बदलने वाली बात क्या बीजेपी को उल्टी पड़ गई है, ये मैं जानना चाहती हूँ। भयानक रूप से भयानक रूप से वो मोराल, उनकी जीवन विपक्ष की का सबसे बड़ी मोराल गलती डाउन होगी। करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या मोराल डाउन हुआ विपक्ष का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि जब उद्योग को संकट आएगा तो सबसे पहले मैं भाग के जाऊंगा। क्यों प्रेम उमड़ा आया? उद्धव के लिए सबसे बड़े संकट तो आप हो।
आप दिल्ली से भाग जाओ तो उद्धव का संकट भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हम्म 300 मतलब 400 पार का नारा भी नहीं कोई लगाता, आजकल बोलता भी नहीं कोई, हम्म भूल गए, वो आंकड़ा ही भूल गए। सर ओवरऑल 270 आपका के लाले, एनालिसिस क्या है? 93 सीटों पर, पूरे देश भर की 93 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट है, ये तीसरा चरण चल रहा है सर। भाजपा इसमें से कम 60% सीटें खोएगी। 60% खोएगी? तो सर बचा क्या जी, भाजपा के पास? तो हम तो यही कह रहे हैं ना, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। सर, एनडीए की तो बड़ी बुरी इनका हालत हो वो जाएगी फिर चालीस तो। ये प्रतिशत का तीसरे आंकड़ा वो चालीस तीसरा प्रतिशत का चरण भी आंकड़ा भी गले की हड्डी चालीस बन गया। प्रतिशत 40% का आंकड़ा भी इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि पूरा गुजरात है उसमें। गुजरात में 25 सीटों में से 20 सीटें भी वापस लेके आए तो फिर ज्यादा लॉस नहीं, सिर्फ 3-4 सीटों का ही लॉस होता है। लेकिन मेजर लॉस कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। यहां से क्या करोगे आप? उत्तर प्रदेश में भी लॉस है, या बिल्कुल नहीं था। हम्म सबसे बड़ा सर मुद्दा क्या है अब तक का? वोटिंग प्रतिशत आपके अनुसार क्या है, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस वक्त पर? क्योंकि महंगाई, मोदी जो बेरोजगारी। हाँ, मोदी जिन महंगाई, मुद्दों को उठा बेरोजगारी, रहे हैं वो है कि नहीं है, पहली बात तो ये। और सवाल ही दूसरा नहीं फिर क्या है? उठता, सवाल ही नहीं तो, उठता। तो चुनाव किस पर हो रहा है सर? चुनाव लोग, जनता लड़ रही है। जनता हम्म महंगाई और बेरोजगारी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए चुनाव लड़ रही है। हम्म इस सर बार एक जनता लास्ट अपने मन सवाल है। की बात सर करेगी। एक लास्ट सवाल है। जो जनता मोदी की बात पर ताली थाली बजा लेती, मतलब बजाने को तैयार थी, इतनी सीरियस लेती थी मोदी की बातों को, आज वही जनता मोदी की बातों पर हंस रही है, उनका मखौल उड़ा रही है कि अरे ये क्या प्रधानमंत्री जी बात बोल रहे हैं, तो बड़ी गलत बोल रहे हैं। सर ये तो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा है। लोग कह रहे हैं बाकी सब ठीक है, हम मोदी के वोटर हैं, हम कट्टर हमारा वोटर है भाजपा के, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बात ठीक नहीं लगती। हमारा देश भावना प्रधान देश है। हमारे यहाँ इमोशन, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। क्या यूपी की सरकार ने बुरे काम किए थे? नहीं किए थे। और यूपी की सरकार ने जो बुरे काम किए थे, जो आरोप लगाए थे, उसके ऊपर मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। वो लाल डायरी जैसा मसला हुआ राजस्थान में, चुनाव चुनाव के टाइम पे चलती है। तो कुल मिलाकर लोगों ने एक विश्वास रखा था कि मनमोहन सिंह ने जो दिन, अच्छे दिन दिखाए, उससे भी अच्छे दिन कोई दिखाने के लिए आ रहा है। आदमी हमेशा प्रोग्रेसिव सोचता है। आपको चांस दिया, फिर 5 साल में आपको हमको लगा कि आप सिर्फ बोलते करते नहीं। लेकिन पुलवामा हुआ, देश संकट में था, ऐसा बताया गया। तो संकट के समय पूरा देश पीएम के पीछे खड़ा हो गया, 300 के ऊपर चले गए। आपको लगता है कि ये वोट मोदी के नाम से मिला है, इसलिए 2024 में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, मोदी जी लड़ रहे हैं। गारंटी मोदी की होती है, हम्म सरकार मोदी सरकार कहलाती है। हम्म भाजपा का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया। और इसी बात की नाराजगी आरएसएस को भी है। डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। तो ये धन्यवाद। तीसरा चरण भाजपा के लिए कितना मुश्किल रहने वाला है, इसी पर बात कर रहे थे। 2 चरणों में तो बहुत बुरी हालत रही एनडीए की। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इन 2 चरणों में बीजेपी की बत्ती गुल रही है, और ये तीसरा चरण भी भाजपा के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर के नहीं आ रहा है। अशोक सर से जान रहे थे कि आखिर अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है। अभी भी वोटिंग चल रही है। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।